सोचो, अगर तुम एक दिन आंख खोलो और सारी दुनिया गायब हो चुकी हो, सिर्फ तुम, एक वीरान जजीरा और जिंदा रहने की आखिरी ख्वाहिश। दोस्तों, ये चक नॉलैंड की सच्ची कहानी है, जिसका जहाज क्रैश हो गया और उस अकेले को एक वीरान जजीरे में 4 साल गुजारने पड़े। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम चक को देखते हैं, जो एक फेडेक्स नामी कोरियर कंपनी में एनालिस्ट होता है। चक को अपने काम से काफी दिलचस्पी होती है और वो टाइम का पाबंद भी है। चक का मानना है कि हर कोरियर का वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी की इज्जत का सवाल है। इसलिए वो अपनी टीम को वक्त की पाबंदी की अहमियत बताता है। चक अपने काम में इतना मसरूफ है कि अपना दांत दिखाने के लिए डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा सकता और ना ही उसके पास कैली को मिलने का वक्त है। वो अक्सर कंपनी की तरफ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री सफर करता रहता है और इस वजह से उसे अपने घर जाने में भी कई दिन लग जाते हैं। चक अपने काम से फ्री होते ही सीधे कैली से मिलने उसके ऑफिस जाता है। कैली उसे काफी टाइम बाद देखकर गले लगा लेती है। असल में ये दोनों पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। चक कैली से शादी करना चाहता है, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से वो अभी तक कैली से शादी नहीं कर पाया। चक घर वापस आकर कैली के साथ काफी टाइम गुजारता है। ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं और बातों का मजा लेते हैं। इससे अगले दिन क्रिसमस है और चक को काफी कोरियर पहुंचाने होते हैं और इस सिलसिले में उसे मलेशिया जाना पड़ता है। वो कैली से बोलता है कि मैं कल हर हाल में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैली खुद चक को एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है। यहाँ कैली इसे एक घड़ी गिफ्ट करती है, जिसमें इसकी तस्वीर भी है। अब हम चक को प्लेन में आराम करते देखते हैं और इनका जहाज इस वक्त पैसिफिक महासागर के ऊपर से जा रहा है। आगे मौसम काफी खराब होता है और इसलिए इन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये सब अपनी सोचों में गुम होते हैं। तो अचानक से इनका प्लेन तूफान में फंस जाता है और इससे इनके प्लेन को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और देखते ही देखते इनका प्लेन पैसिफिक के महासागर में क्रैश हो जाता है। चक एक लाइफ बोट के जरिए इस क्रैश प्लेन से बाहर निकलने में कामयाब होता है। समंदर की खतरनाक लहरें उसे काफी आगे ले जाती हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो चक खुद को एक आइलैंड के किनारे पर देखता है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और ना ही इसके पास सरवाइव करने को सामान है। चक काफी आवाजें भी लगाता है, लेकिन यहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं। वो बड़े से शब्दों में रेत पर हेल्प लिखता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा। चक अब इस जजीरे से कहीं भी नहीं जा सकता, इसलिए रात उसे इसी जजीरे पर गुजारनी पड़ती है। और जब वो अगली सुबह उठता है तो रेत पर हेल्प का लिखा शब्द आधा मिट चुका होता है। इसलिए अब वो नारियल की बड़ी बड़ी लकड़ियों को जमा करता है और फिर से हेल्प के शब्द को ताज़ा करता है। लेकिन चक इस बात से बेखबर है कि अब यहाँ कोई नहीं आने वाला और उसे इस जजीरे पर काफी टाइम बिताना होगा। उसे यहाँ कुछ बॉक्सेस मिलते हैं। असल में ये बॉक्सेस भी उसी प्लेन में थे जिसमें ये खुद था। क्रैश होने के बाद ये बॉक्सेस बहते हुए किनारे तक पहुँच जाते हैं। चक अपने ध्यान में होता है तो उसे पीछे से कोई आहट महसूस होती है। वो बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं रहता और तभी एक नारियल ऊपर से इसके कदमों में गिरता है। अब चक जान चुका है कि ये आहट की आवाज नारियल के गिरने से थी। इस जजीरे पर नारियल के पेड़ों और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं, जबकि चक के पास खाने को भी कुछ नहीं होता और वो समंदर का खारी पानी भी नहीं पी सकता। वो काफी कच्चे नारियल जमा करता है और इन्हें एक पत्थर पर मारता है ताकि वो इन्हें तोड़कर पानी पी सके। इसकी पहली कोशिश नाकाम रहती है और आखिरकार नारियल से पानी पीने में कामयाब रहता है। चक को यहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो इस गुफा को बाहर से देखता है और एक अनजान खौफ की वजह से वो इसके अंदर नहीं जा पाता। जब वो पानी में चल रहा होता है तो नुकीले पत्थरों से उसके पांव जख्मी हो जाते हैं। गुफा के सामने वो इस जजीरे की सबसे ऊंची चोटी को देखता है। चक इस चोटी पर चढ़ के देखना चाहता है कि ये जजीरा कहाँ तक फैला हुआ है और क्या यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है या नहीं। वो इस चोटी पर जाने से पहले अपनी पैंट को फाड़कर कपड़े से अपने पाँव को अच्छे से कवर करता है, ताकि उसे पत्थरों पर चलने में कोई परेशानी ना हो। और आखिरकार वो कोशिश करता हुआ चोटी तक पहुँच जाता है और यहाँ से इसे जजीरे के चारों तरफ पानी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी उसे ऊपर से पानी में कुछ नजर आता है और चक उसे देखने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वो उसके करीब जाता है तो ये इसी के जहाज के पायलट की लाश होती है, जो बहते हुए किनारे तक पहुंची थी। चक को इससे एक टॉर्च मिलती है, जो अभी भी ठीक होती है और साथ ही जूतों का बंदोबस्त भी हो जाता है। इसके बाद चक पूरे रीति रिवाज से इसका अंतिम संस्कार करता है। इस आइलैंड पर इसके लिए करने को कुछ नहीं। वो अक्सर अपनी बीवी की तस्वीर को देखकर उसे याद करता रहता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पत्तों पर जमा उसके पानी को पीता है, मगर खाने के लिए अब तक चक के पास कुछ भी नहीं। एक रात उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है और वो जानता है कि वहाँ कोई ना कोई जरूर है। चक आवाजें लगाता है, लेकिन उसकी आवाज पानी के शोर में दब जाती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टॉर्च को ऑन करके हिलाने लगता है, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रहती है। अब सुबह होते ही चक उस जानब जाने की तैयारी करता है जहाँ से रात को रोशनी नजर आ रही थी और अब वो लाइफ बोट पर बैठकर उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन समंदर की बेरहम लहरें उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं।
और एक बड़ी लहर चक को इस कदर पीछे धकेलती है कि वो अपनी लाइफ बोट के साथ पानी में गिर जाता है और एक नोकीला पत्थर लगने से उसकी एक टांग भी जख्मी हो जाती है। इस नाकामी में उसके पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और इस तरह वो फिर से उसी आइलैंड पर सांस लेता है। रात को तूफानी बारिश बरसने लगती है और सर छुपाने के लिए वो उसी गुफा में जाता है जहाँ से उसे खौफ का एक साया नजर आया था। चक जख्मी है और साथ ही वो थकावट का भी शिकार है। वो टॉर्च ऑन करके इस गुफा में सो जाता है। सारी रात ऑन रहने से टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो जाती है। इस गुफा में जब सूरज की पहली किरण इसकी आंख पर पड़ती है तो वो जाग जाता है। चक इस पूरे आइलैंड पर अकेला इंसान है। यहाँ कोई जानवर भी नहीं जिससे उसे कोई खतरा हो। अब हम चक को वो बॉक्सेस खोलते देखते हैं। इन बॉक्सेस में उसे कुछ खास नहीं मिलता। यहाँ उसे एक फुटबॉल मिलता है और आइस स्केटिंग जूतों का एक जोड़ा मिलता है जिसके नीचे शार्प ब्लेड लगा हुआ है। इन जूतों का ब्लेड उसके लिए काफी यूजफुल रहता है। चक जब से यहाँ आया है उसे खाने में नारियल के सिवा कुछ भी नहीं मिलता और अब वो मछली पकड़ने का इरादा करता है। उसके हाथ बहुत ही छोटी मछली लगती है जिसका स्वाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। यहीं उसे एक क्रैब दिखाई देता है और क्रैब को पकड़ने के लिए एक लकड़ी को अच्छे से छीलता है। चक क्रैब को तो पकड़ लेता है लेकिन इसे कच्चा खाने में उसे काफी मुश्किल होती है, इसलिए वो आग जलाने का सोचता है और वो पुराने तरीके को इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करता है। आग तो नहीं जलती लेकिन उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो चीजों को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। इसी बीच चक का खून फुटबॉल पर लग जाता है और वो इस फुटबॉल पर आंख, नाक और मुंह बनाता है जिससे फुटबॉल पर एक तस्वीर दिखाई देने लगती है। इस फुटबॉल पर विल्सन लिखा होता है और वो इसे विल्सन का नाम देता है। चक को जब फिर पेट की भूख सताती है तो वो फिर से आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन दूसरी मर्तबा भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। चक भी बहुत जिद्दी है और वो कोशिश करना नहीं छोड़ता और आखिरकार वो अपनी कोशिश से तीसरी दफा आग जलाने में कामयाब रहता है। चक बहुत ज्यादा खुश होता है जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। उसके पास अब आग है और वो क्रैब को इस पर पकाकर मजे से खाता है। इस आग की वजह से उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है और अब उसके पास बात करने के लिए फुटबॉल की शक्ल में विल्सन भी है। चक का दांत अब पहले से ज्यादा दर्द करने लगता है। वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहता था लेकिन किस्मत ने उसे यहाँ ला फेंका और वो चाहता है कि किसी भी तरह इस दर्द से छुटकारा पा ले और आखिर वो इस दांत को जड़ से उखाड़ने का फैसला करता है और जूते के ब्लेड से वो इस दांत को तोड़ देता है और साथ ही बेहोश हो जाता है। चक को इस आइलैंड पर 4 साल का समय हो चुका है और वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसके बाल और दाढ़ी काफी हद तक बड़े हो चुके हैं और अब वो इस आइलैंड पर सरवाइव करना भी सीख चुका है। मछली पकड़ना उसके लिए जैसे कोई काम ही नहीं रहा। अगर कुछ नहीं बदला तो ये आइलैंड नहीं बदला। अब चक अपना ज्यादा वक्त इस गुफा में बिताता है। वो सो रहा होता है तो उसके कानों में आवाज पड़ती है और वो समझता है कि ये शोर विल्सन कर रहा है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। जब फिर से आवाज आती है तो चक गुफा से बाहर निकल कर देखता है जहाँ उसे एक लोहे की शीट नजर आती है जो पानी में बहते हुए इस आइलैंड पर आ पहुंची थी। चक ने जब भी इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश की तो बेरहम लहरों ने हर दफा उसे वापस आइलैंड पर धकेल दिया। एक बार फिर से उसके दिल में यहाँ से निकलने की ख्वाहिश जन्म लेती है। उसके दिमाग में एक नाव बनाने का ख्याल आता है। इस ख्याल के साथ वो लकड़ियाँ जमा करने में लग जाता है। लकड़ियों को एक साथ बांधने के लिए उसे रस्सियों की भी जरूरत है लेकिन उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वो रस्सियाँ बना सके। चक का दिमाग फिर से काम करता है और वो लकड़ियों के छिलके से रस्सियाँ बनाने का फैसला करता है। अब इसके लिए वो लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। लकड़ियाँ काटने के बाद उसे जो वक्त मिलता है वो रस्सियाँ ही बनाता रहता है। दिन हो या रात वो विल्सन से बातें करता हुआ इसी काम में लगा रहता है। चक को इस आइलैंड पर 4 साल हो चुके हैं लेकिन जीने की उम्मीद उसे किसी न किसी काम में मसरूफ रखती है। काफी दिन मुसलसल काम करने के बाद आखिरकार चक की नाव तैयार हो जाती है। अब वो सही हवा की दिशा का इंतजार करता है कि जब हवा समंदर की लहरों के खिलाफ होगी वो यहाँ से निकल पड़ेगा। काफी वक्त बाद जब हवा की दिशा लहरों के खिलाफ होती है तो चक यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। वो पूरे जोर के साथ अपनी नाव को पानी में उतारता है और विल्सन को अपने साथ लिए चप्पू चलाते हुए निकल पड़ता है। समंदर की पुरजोर और खतरनाक लहरें चक को बहुत मुश्किल वक्त देती हैं लेकिन चक को मालूम है कि वो आज ना निकल सका तो जिंदगी भर इसी आइलैंड पर ही रह जाएगा। वो अपने बाजुओं और हिम्मत की बदौलत काफी लहरों का सामना कर चुका है मगर खतरा अभी तक टला नहीं क्योंकि समंदर की एक ताकतवर और बहुत बड़ी लहर अभी उसके सामने है। लहर जैसे ही नजदीक होती है तो चक लोहे की शीट को खोल देता है और यूं हवा का प्रेशर चक और इसकी बोट को लहर के उस पार ले जाता है। वो इस कामयाबी पर बहुत खुश होता है। वो जब से यहाँ फंसा है सिर्फ 2 दफा खुश हुआ है। एक जब उसने आग जलाई थी और दूसरी दफा वो अब खुश है क्योंकि वो पहली बार आइलैंड से इतना दूर आया है। मगर वो नहीं जानता कि ये महान सागर कितना विशाल है और अभी उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना है।
चक चप्पू चलाते हुए आगे बढ़ता रहता है। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं और पीने के लिए वो बारिश का पानी जमा करता रहता है और जब पेट की भूख सताती है तो मछली का शिकार करता है। चक कई दिनों और रातों तक किसी नाव पर रहता है। एक रात इस कदर भयानक तूफान आता है कि लोहे की शीट भी टूटकर उड़ जाती है और नाव को भी काफी नुकसान होता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो विल्सन नाव पर नहीं होता। ये देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इसी बीच चक की नजर पानी में तैरते हुए विल्सन पर पड़ती है। विल्सन इसकी बोट से काफी दूर है लेकिन वो इसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। चक पानी में कूद जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि विल्सन को एक बार फिर से नाव पर बिठाने में कामयाब हो जाए लेकिन अफसोस वो ऐसा करने में नाकाम रहता है और विल्सन इससे बिछड़ जाता है। विल्सन को यूं दूर जाते देखकर चक को बहुत दुख है और वो रोने लग पड़ता है। किसी दूसरे की नजर में विल्सन एक फुटबॉल से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन चक विल्सन से पिछले 4 सालों से बात कर रहा था और उसके विल्सन के साथ इमोशंस जुड़े हुए थे, इसीलिए वो उसकी जुदाई में बहुत दुखी हो जाता है। अब जैसे वो जिंदगी से ना उम्मीद और मायूस हो चुका है, इस ना उम्मीदी में वो नाव के चप्पू पानी में बहा देता है। अब जैसे उसे मौत का इंतजार हो। चक खुद को और अपनी बोट को समंदर की लहरों पर छोड़ देता है। वो सोया हुआ है और पानी की लहरें उसे लिए जा रही हैं और तभी यहाँ एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आ जाता है। शिप पर खड़े लोग चक को देख लेते हैं। सीन बदलता है और हम चक को एक बार फिर से फेडेक्स कंपनी के प्लेन पर देखते हैं और अब वो अपने घर की तरफ रवाना है। चक का दोस्त इसे बताता है कि हम सब समझे थे कि तुम मर चुके हो और हमने तुम्हारा फ्यूनरल भी रखा था जिसमें तुम्हारे जानने वालों ने शिरकत भी की थी। वो इसे बताता है कि घर जाने से पहले हम कंपनी के ऑफिस में जाएंगे जहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें वहाँ टीवी पर 2 मिनट के लिए बोलना होगा और उसके बाद तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। चक इससे पूछता है क्या कैली आएगी। इसका दोस्त कहता है हाँ जरूर, क्योंकि मैंने उसे खुद कॉल करके बताया था। यहाँ बहुत से लोग होते हैं जो चक का इंतजार कर रहे थे। टीवी पर चक के बारे में बताया जाता है कि वो 5 लोगों में से अकेला जिंदा बचा है और उसने कैसे 4 साल एक आइलैंड पर गुजारे थे। चक एक रूम में कैली का इंतजार कर रहा होता है तो यहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर चक बोलता है कि शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ। ये आदमी चक से बात करता है और उसे बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक रूम में आए हो। ये चक को बताता है कि मैं कैली का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वो चौंक पड़ता है। चक को इससे पता चलता है कि कैली ने उसका बहुत इंतजार किया और जब काफी वक्त बीत गया तो कैली को शादी करना पड़ी क्योंकि उसे एक सहारे की जरूरत थी। ये आदमी चक को बताता है कि कैली यहाँ आना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके जख्म एक बार फिर से ताजा हो जाएं। और फिर ये चक से सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। चक जब पर्दा हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा था क्योंकि कैली उसी के साथ थी और मुझसे मिलना चाहती थी। चक की कंपनी ने इसके लौटने पर एक पार्टी रखी होती है जिसमें इसके ऑफिस के सभी लोग मौजूद होते हैं। ये लोग बहुत मजे करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चक को एक नई जिंदगी मिली है। उसके पास खाने पीने को हर चीज है और आराम करने के लिए नरम बिस्तर भी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो गमज़दा है क्योंकि जिसके लिए वो पिछले 4 साल से जिंदा रहने की कोशिश करता रहा उसने किसी और से शादी कर ली क्योंकि चक के पास कैली के अलावा कोई और ना था। चक से रहा नहीं जाता और वो एक टैक्सी लेकर कैली से मिलने चला जाता है। वो टैक्सी वाले को यहाँ इंतजार करने का कहकर कैली के दरवाजे पर जा पहुँचता है। चक डोरबेल करने ही वाला होता है तो कैली दरवाजा खोल देती है। वो इसे बताती है कि मैं जाग ही रही थी और मैंने तुम्हारी टैक्सी को आते देख लिया था। यहाँ कर चक को पता चलता है कि कैली की एक छोटी सी बेटी भी है और वो इसकी तारीफ करता है और इसके बाद कैली चक के लिए कॉफी बनाने लगती है। यहाँ चक को पता चलता है कि कैली ने उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। उसने चक को तलाश करने के लिए कुछ लोगों को भी भेजा लेकिन वो उसे ढूंढने में नाकाम रहे। चक एकदम से इमोशनल हो जाता है और इससे कहता है कि मुझे उस दिन प्लेन में बैठने की बजाय तुम्हारे साथ कार में ही रहना चाहिए था। इसके बाद कैली इसे गैराज में ले जाती है जहाँ उसने चक की कार को आज तक संभाल के रखा हुआ है। चक अपनी फेवरेट गाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है और इसे संभाल के रखने के लिए वो कैली का शुक्रिया अदा करता है। जैसे चक के लिए यहाँ से जाना मुश्किल है, ऐसे कैली के लिए चक को अलविदा करना मुश्किल है। चक जब गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है तो कैली उसे पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। चक भी कुछ ज्यादा आगे नहीं गया होता। वो कैली की आवाज सुनकर वापस आ जाता है। ये दोनों बहुत इमोशनल नजर आते हैं। कैली कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो, लेकिन लोगों की बातों की वजह से मुझे मूव ऑन करना पड़ा। इसके बाद ये गाड़ी में बैठते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। चक अच्छे से जानता है कि कैली अब उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो अब किसी और की है और उसके पास एक छोटी सी बेटी भी है। कुछ देर वक्त गुजारने के बाद वो कैली को उसके घर ड्रॉप करने चला जाता है। सीन बदलता है और हम चक को उसके दोस्त के साथ बातें करते देखते हैं।
चक इसे बताता है कि मैं जिसके लिए जिंदा रहना चाहता था वो अब किसी और की है। यहाँ तक कि मैंने खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन कैली के ख्याल ने मुझे रोक लिया। चक इसे कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि कैली मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि वो मेरे साथ आइलैंड पर नहीं थी। इसके बाद हम चक को एक लॉन्ग रूट पर अपनी गाड़ी में जाते देखते हैं। चक के पास एक बॉक्स है जो जहाज के क्रैश होने से अब तक उसने अपने पास रखा हुआ है। इस बॉक्स की उसने आइलैंड पर बाकी बॉक्सेस की तरह अनबॉक्सिंग नहीं की थी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि अगर वो जिंदा बचा तो उसे जरूर डिलीवर करेगा। वो एक फार्म हाउस के पास गाड़ी रोकता है। चक दरवाजा नॉक करता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता। वो आवाजें लगाकर भी देखता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो एक नोट लिखता है कि इस बॉक्स ने मेरी जिंदगी बचाई है, और नीचे अपना नाम भी लिख देता है। चक इस बॉक्स को एक नोट के साथ छोड़कर यहाँ से चल पड़ता है। अब हम चक को रास्ते पर खड़े देखते हैं। वो नहीं जानता कि अब उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वो कैली के लिए आया था, मगर कैली अब किसी और के साथ है। चक मैप देख रहा होता है तो इसी बीच एक गाड़ी इसके पास आकर रुकती है। इसमें से एक लड़की निकलती है और चक से कहती है कि मेरे ख्याल से तुम भटक गए हो। चक कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लड़की से रास्ता समझाती है और गुड लक बोलकर यहाँ से चली जाती है। इस लड़की की गाड़ी के पीछे विंग्स के निशान बने होते हैं, और चक ने थोड़ी देर पहले जो बॉक्स डिलीवर किया था उस पर भी विंग बने हुए थे, और बॉक्स को जिस फार्म हाउस पर छोड़ा था वहाँ भी बड़े से विंग्स बने हुए थे। इससे चक समझ जाता है कि वो बॉक्स इसी लड़की का था जो अपनी सही जगह पर पहुँच चुका है। दोस्तों, इस कहानी का आगाज भी इसी जगह से होता है और इसका एंड भी यही होता है। इसके बाद ये नहीं दिखाया जाता कि चक अब किस रास्ते पर जाएगा या फिर इसी फार्म हाउस वाली लड़की के पीछे चल पड़ेगा। ये एक सच्ची कहानी थी जिसमें एक इंसान के मजबूत इरादे और जिंदा रहने की अंत तक कोशिश को दिखाया गया है। चक एक वीरान आइलैंड पर 4 साल बिताता है और इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करके दिखाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।